वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्थल। और अब जैसा कि हम मैथ का टॉपिक उठाया था एवरेज का, और उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियो में। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं उनमें से कुछ एक क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। तो शुरू कर लेते हैं हम आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में जो सवाल उठाया है वो है 32 छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। यदि उनमें से 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 8 छात्रों की कितनी दे रखी है कि औसत ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, और 14 अन्य छात्रों की औसत ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है। तो शेष बचे हुए छात्रों की औसत ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है, निकालनी है। तो पहला जो फॉर्मूला है एवरेज के लिए, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास जितनी भी टर्म्स हों उनका सम होना चाहिए। सम के डिवाइड में कर देते हैं हम नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो एवरेज निकल आती है। अगर सम निकालना हो इसी फॉर्मूले से तो हम क्या करते हैं, एवरेज इंटू नंबर ऑफ़ टर्म्स कर देते हैं, तो सम निकल आता है। तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा हमारा 32 छात्रों की ऊंचाइयों का योग निकाल लेंगे। इसके लिए फॉर्मूला बता दिया गया आपको। 1.15 जो एवरेज है उसके इंटू में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देंगे 32, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 36.80 मीटर। टोटल हाइट इतनी बन जाएगी इसकी, ठीक है। और अगले 8 छात्रों की औसत ऊंचाई दे रखी है इसने 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो इन 8 छात्रों की कुल ऊंचाई निकाल लेंगे। 8 छात्रों की ऊंचाइयों का योग या फिर कुल ऊंचाई, उसके लिए वही है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसके लिए आ जाएगा टोटल हाइट इतनी आ जाएगी 8 छात्रों की। 14 अन्य छात्रों की टोटल हाइट अलग से निकाल लेंगे। छात्रों की ऊंचाइयों का योग, इसके लिए कितना करेंगे हम, 14 के इंटू में कर देंगे जितनी एवरेज दे रखी है। हमारे पास 15.40 इनकी टोटल हाइट आ जाएगी। अब कितने छात्र रहेंगे, 14 और 8 की टोटल हाइट तो हमने निकाल दी। अब शेष बचे 10 छात्र। 10 छात्रों की कुल ऊंचाई या ऊंचाइयों का योग किस तरह निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे। 32 छात्रों की टोटल हाइट में से हम घटा देंगे 8 छात्रों की, घटा देंगे, और 14 छात्रों की हाइटों को घटा देंगे, तो 10 छात्रों की ऊंचाइयों का हमारे पास योग मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल घटा के ये आ जाएगा हमारे पास 11.80 मीटर, ठीक है। तो अब 10 छात्रों की हमने एवरेज हाइट निकालनी है कि एवरेज हाइट निकालनी है, यानी औसत ऊंचाई निकालनी है। औसत को कभी कभी मीन या फिर मध्य भी बोल दिया जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना हमने। तो इसकी डिवाइड में टोटल ऊंचाई के डिवाइड में हम लिख देंगे नंबर ऑफ टर्म्स, जितने छात्रों की ऊंचाई है उससे डिवाइड होने के बाद हमारे पास 1.18 मीटर आंसर आ जाएगा एवरेज। आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 25 लड़कों के एक समूह की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है, और इस समूह से 10 लड़के के चले जाने पर औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो गए लड़कों की औसत ऊंचाई हमें निकालनी है। तो सीधी सादी बात है कि पहला जो फॉर्मूला है औसत के केस में हमें योग सबसे ज़रूरी चाहिए होता है। तो 25 लड़कों के समूह की ऊंचाइयों का योग, इसके लिए हम लिखते हैं एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास निकल के आएगा ये 35 मीटर। टोटल हाइट का सम करेंगे तो इतना निकल के आएगा 25 लड़कों का, ठीक है। और इसके बाद 10 लड़के चले गए तो अब लड़के रह गए 15। तो 15 लड़कों के समूह की ऊंचाइयों का योग,
इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 15 लड़कों की ऊंचाइयों का योग निकालना है तो सबसे पहले तो एवरेज चाहिए होगा और इनटू नंबर ऑफ बॉयज़। तो कैसे लिखेंगे, पहले एवरेज जो थी उस एवरेज में वृद्धि बताई है, इंक्रीज बताया है। पहले जितने लड़के थे उनकी एवरेज 1.4 मीटर थी और अब हमें उसमें वृद्धि करनी है, ऐड करना है 0.15। ठीक है, एवरेज हाइट इतनी हो गई और इसकी इनटू में कर देंगे हम नंबर ऑफ बॉयज़, तो हमें टोटल हाइट्स का जो है सम मिल जाएगा। इसके लिए कितना बनेगा, ये 1.55 1.55 और इसको गुना कर देंगे हम 15 से, हमारे पास आ जाएगा टोटल इन 15 लड़कों की ऊंचाइयों का योग। तो इसके बाद ये बनेगा हमारे पास 22.25 मीटर। अब बचे चले गए लड़कों की औसत ऊंचाई निकालनी है, तो चले गए लड़कों की कुल ऊंचाई, 10 जितने चले गए लड़के उनकी कुल ऊंचाइयों का योग कैसे निकलेगा, 25 लड़कों की हाइट्स का सम में से 15 लड़कों की हाइट्स का सम घटा देंगे तो हमारे पास चले गए 10 लड़कों की कुल ऊंचाइयों का योग मिल जाएगा। तो इसको फर्दर सोल्व करने पर हमें कितना मिलेगा 12.75 मीटर यानी 12.75 मीटर। इसके बाद हमने एवरेज निकालनी है इस समूह की, जो नया समूह बना है 10 लड़कों का, चले गए लड़कों की एवरेज हाइट या फिर औसत ऊंचाई क्या होगी, टोटल उनकी हाइट्स का सम और इसकी डिवाइड में कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे जो चले गए हैं लड़के, वो 10 थे। तो इसके लिए आंसर आ जाएगा 1.275 मीटर। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। अब बढ़ चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो एक इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 3 नंबर पे, 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एवरेज दे रखी है 30 छात्रों के ग्रुप की। ठीक है, इनमें से 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला जाता है, तो इसमें से 20 वर्षीय छात्र की हाइट घट जाएगी, जो हमारे पास टोटल आएगा एवरेज वाले तरीके से। लेकिन इसकी जगह क्या बताया आगे, 2 नए छात्र ऐड हो जाते हैं, 2 नए छात्र कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। 5 वर्ष है तो हम छोटे छात्र की आयु मान लेंगे, जिसकी उम्र कम है तो उसकी उम्र कितनी मान लेंगे, हम x वर्ष मान लेंगे, और बड़े छात्र की एवरेज एज कितनी हो जाएगी तब x + 5 x = 5 वर्ष हो जाएगी। तो कक्षा में शामिल हो जाते हैं ये छात्र 2 नए, लेकिन अब भी कक्षा की औसत आयु 15 ही रहती है। नए आए छात्रों की आयु निकालिए, तो निकाला जा सकता है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम जहाँ से करते हैं वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए 30 छात्रों की ऊंचाइयों का योग, इसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू एवरेज। 450 वर्ष है वही उन सभी की एजिज का जोड़, उन सभी की आयु का योग 450 वर्ष है। अब कंडीशन के हिसाब से इसने क्या कहा है, वो हम सबसे पहले तो नए छात्रों की हाइट्स मान लेते हैं, ऊंचाई कितनी होगी, एक छात्र की मान लेते हैं हम, छोटे छात्र की हाइट है x वर्ष। ठीक है, तो दूसरे छात्र की हाइट कितनी हो जाएगी, x में 5 जोड़ देंगे, x + 5 वर्ष x = 5 वर्ष। अब कंडीशन के हिसाब से इसने बोला है कि 450 पहले टोटल वेट हो रहा था पूरे ग्रुप का, टोटल वेट कितना हो रखा था
450, उसमें से एक 20 वर्षीय छात्र चला गया है, प्लस में कितने वर्षीय छात्र आया है, एक x वर्षीय छात्र आया और दूसरा x प्लस 5 वर्षीय छात्र आया है। ये अब नया जो ग्रुप बन गया जिसमें 31 छात्र इंक्लूड होंगे, क्योंकि 30 छात्र थे पहले, एक चला गया, 29 रह गए थे, लेकिन 2 छात्र और आगे तो स्टूडेंट कितने हो गए इस ग्रुप के, स्टूडेंट हो गए इस ग्रुप के 31 छात्रों की औसत आयु अब 15 वर्ष ही रह जाती है। तो कुल आयु अब नए ग्रुप की 31 छात्रों की ये बननी चाहिए, टोटल ये होना चाहिए 450 में से 20 घटने पर कितना ऐड हो रहा है, x और x प्लस 5 ऐड हो रहा है। और दूसरे फार्मूले से, जो एवरेज वाले फार्मूले से निकालेंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 31 इंटू 15, 31 गुना 15, ये भी टोटल ऊंचाइयों का योग आएगा जो 31 छात्रों का ग्रुप नया बना है। और ये भी जो हमने 450 माइनस 20 प्लस x प्लस 5, ये भी क्या निकाला है, 31 छात्रों के समूह का टोटल योग निकाला है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास, 430 ये हो जाएगा, 435 हो जाएगा टोटल ये, प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 465, 2x इज इक्वल टू 435 उस साइड में जाके घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा ये -30, x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 15 वर्ष आ गई है। और छोटे छात्र की आयु 15 वर्ष और बड़े छात्र की आयु एज कितनी होगी, 15 में 5 जुड़ जाएगा, बड़े छात्र की एज आ जाएगी 15 जमा 5, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20 वर्ष। आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बढ़ चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो उस क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 छात्रों का एक ग्रुप है, 20 छात्रों का एक ग्रुप है जिसका औसत भार एवरेज वेट है 80.5 किलोग्राम। बाद में ज्ञात हुआ, ये सब कुछ निकालने के बाद ज्ञात हुआ कि एक लड़के के भार को 87 किलोग्राम के स्थान पर 78 किलोग्राम काउंट कर लिया गया था, लिख लिया गया था या ले लिया गया था। तो समूह का सही औसत भार हमने ज्ञात करना है। समूह का औसत भार ज्ञात करने के लिए सेम फॉर ट्रिक अपनाएंगे। उस एवरेज हाइट से हम समूह की टोटल वेट निकाल लेंगे, एवरेज भार से हम समूह का टोटल वेट निकाल लेंगे और उसमें से 87 को घटा देंगे, क्योंकि 87 जो गलती से लिखा गया था, और 78 को ऐड कर देंगे, तो टोटल वेट जो एक्चुअल में था वो आ जाएगा हमारे पास। और इसके बाद एवरेज निकालनी तो उसकी डिवाइड में 20 कर देंगे, एवरेज निकल आएगा। आसान सी चीज़ है। देखिए 20 लड़कों के भार यानी वेट्स का योग कैसे निकालेंगे हम, 80.5 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1610 किलोग्राम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्तानुसार आगे क्या कहा है, एक्चुअल वेट जो होना चाहिए ग्रुप के एक्चुअल वेट्स का योग कितना होना चाहिए, 1610 तो है ही, लेकिन इसमें से जो टर्म गलती से लिखी गई है वो 87 kg है, वो घट जाएगी। और जो सही में 87 kg तो सही वेट है जो ऐड होगा, और जो गलती से लिया गया था वो वेट 78 kg है, तो ये इसमें से घट जाएगा, गलती से लिया गया वेट घट जाएगा, ये समूह में नहीं रहना चाहिए, और जो सही वेट है वो ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 1619 kg इस समूह का एक्चुअल वेट का सम आ गया है। अब इसकी समूह की हमें एक्चुअल जो है एवरेज वेट चाहिए है, तो उसके लिए हम सम को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पर्सन से, नंबर ऑफ पीपल से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको भाग करने पर 8 से जाएगा और 0 इसके बाद
0.095, तो इतना आ जाएगा ये लगभग। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक क्रिकेटर की 14 पारियों का कुछ औसत था, हमें नहीं पता, उसने अब की बार गिवन नहीं दिया है, औसत दिया हुआ नहीं है। 14 पारियों का कुछ औसत था। 15वीं पारी में उसने 110 रन बनाए, जिससे कि उसकी औसत में 5 रनों की वृद्धि हो गई। अब उसका औसत क्या है, ये हमने निकालना है। इसके लिए हम पहले से स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं कि 14 पारियों का औसत हमें नहीं पता, तो उसके लिए प्रकार बनाएंगे कि सबसे पहले तो मान लेते हैं कि 14 पारियों का औसत x था, तो हमारे पास नंबर आ जाएंगे। टोटल जो रन बने उसके 14 पारियों के, उनका जोड़ इसको x वेरिएबल में निकाल लेंगे हम। x वेरिएबल में निकालने के बाद 15वीं पारी के रन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 15 पारी के टोटल रन आ जाएंगे। लेकिन दूसरा तरीका और है कि तरीके के अनुसार हम करेंगे कि नई एवरेज x प्लस 5 रन है और उसको नंबर ऑफ इनिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 से गुना कर देंगे। तो उसके बाद भी हमें 15 पारियों के, इस मेथड के द्वारा भी हमें 15 पारियों के कुल रनों का पता चल जाएगा। और 15 पारियों के कुल रनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड जो दोनों तरफ से निकल के आए हैं उनको हम कंपेयर कर देंगे, तो हमें एक्स की वैल्यू का पता चल जाएगा, जो एक्स से औसत हमने मान ही रखा है। तो इसके लिए शुरुआत करते हैं हम 14 पारियों के कुल रन, अगर एक्स मान लेते हैं तो कुल रनों का योग। अगर एक्स हमने एवरेज 14 पारियों की एवरेज, 14 इनिंग जो हमारे पास उसकी एवरेज हमने एक्स रन मान ली है, तो 14 पारियों के कुल रनों का योग कितना हो जाएगा, 14x रन बनाए हैं उसने अब तक। इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 15 पारियों के कुल रन इस कंडीशन से हम निकालते चलते हैं, तो कितना होगा, 14x तो पहले बना रखे थे उसने, अब 15वीं पारी में 110 रन ठोक के उसने टोटल रन इतने अर्न कर लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसकी 15 पारियों के बाद औसत कितने की औसत निकाल दी उसने, 5 रनों की बढ़ोतरी कर ली उसने अपने औसत में। तो x प्लस 5 रन की नई एवरेज दे रखी है उसकी। तो इसके बाद 15 पारियों के कुल रन या फिर रनों का योग, उसके लिए सिंपल सी चीज़ जो हम करते हैं, एवरेज के इंटू में कर देते हैं, गुना में कर देते हैं नंबर ऑफ इनिंग्स, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये निकल के आ जाएगा इतने रन। 15 पारियों के टोटल रन हमारे पास एक तो ये दे रखे हैं 14x प्लस 110, और दूसरा दे रखे हैं 15x प्लस 75। तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को इक्वल रख देंगे और हमारे पास जो है आंसर निकल आएगा। इस अगर 14x को हम 15x की साइड लेके चलते हैं तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 14x को हम इस साइड में लेके आते हैं। ठीक है, 14x माइनस 15x इस साइड, 15x माइनस 14x इस साइड हो जाएगा, और यहाँ 110 में से घटाना पड़ेगा हमें 75। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। पहले वो 35 की एवरेज से बैटिंग कर रहा था, लेकिन 15 पारियों के बाद उसकी बैटिंग एवरेज कितनी हो जाएगी, 35 में 5 जुड़ जाएंगे तो 40 रन प्रति पारी वह बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। देखिए क्या चीज़ दे रखी है इसमें, कक्षा के टोटल विद्यार्थी नहीं दे रखे हैं, लेकिन प्राप्तांकों का औसत दे रखा है 68 है। हमें नहीं पता कितने हैं कक्षा में विद्यार्थी। इनमें से लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। ठीक है, लड़के कुछ हैं उनकी संख्या नहीं दे रखी है, तो लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत
80 है, लेकिन इसने लड़कियों की संख्या भी नहीं दी है। तो ज्ञात कीजिए कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत क्या है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। हमारे पास मानो ना लड़कों की संख्या दे रखी है ना लड़कियों की संख्या दे रखी है, तो मान लेते हैं माना लड़कों की संख्या, कक्षा में लड़कों की संख्या। जो चीज़ गौर करने लायक है, जो चीज़ हमारे पास नहीं दे रखी है एवरेज में, उसे मान लेते हैं। इससे क्वेश्चन सोल्व करने में सहूलियत हो जाती है। तो लड़कों की संख्या x मान ली और लड़कियों की संख्या मान ली हमने ऐसे ही y। ठीक है। अब कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी बन गए हैं कक्षा में x प्लस वाई, एक्स जमा वाई, इतने हो जाएंगे। इस चीज़ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब इसने बोला है कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों के कुल अंक, कुल अंक यानी अंकों का योग, अंक कक्षा के कुल विद्यार्थियों के कुल अंकों का योग कैसे निकालेंगे। एवरेज दे रखी है 68 दे रखा है और इसके इंटू में कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल क्लास के। तो 68 इंटू एक्स प्लस वाई करने पर हमें कक्षा के कुल विद्यार्थियों के कुल अंकों का योग मिल जाएगा। इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारे पास लड़कों के अंकों का कुल योग इसके लिए 60 इंटू एक्स कर देंगे, क्योंकि लड़कों की संख्या एक्स मान रखी है और लड़कों की एवरेज जो है 60 आ रही है। अब करेंगे लड़कियों के अंकों का कुल योग। लड़कियों के अंकों का कुल योग करने के लिए वही है 80 इंटू वाई कर देंगे, क्योंकि हमने लड़कियों की संख्या वाई मान रखी है और 80 उनकी एवरेज है। अब दोनों तरफ से हमारे पास कुल विद्यार्थियों के कुल अंकों का योग निकल के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि लड़कों के अंकों का योग प्लस में लड़कियों के अंकों का योग, ये कितना होगा, कक्षा के कुल विद्यार्थियों के अंकों का योग। तो दोनों को सम कर देते हैं हम। ठीक है, कितना निकल के आएगा ये 68 इंटू एक्स प्लस वाई। ये भी उन्हीं कक्षा के विद्यार्थियों के कुल अंकों का योग है और इन दोनों को अगर लड़कों और लड़कियों के कुल अंकों को जोड़ देते हैं तो भी इतना ही निकल के सामने आएगा। अब इसमें से हम कितना 4 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। 15x प्लस 20y किसके इक्वल हो जाएगा 17 के इंटू में x प्लस वाई। ठीक है, 15x प्लस 20y बराबर होगा 17x प्लस 17y। ठीक है, x एक साइड में लेंगे, x लेंगे हम राइट साइड में, तो 17x में से 15x घटने के बाद 2x रह जाएगा इस साइड में और ये कितना आ जाएगा 3y। तो इसके बाद हम x बाई वाई का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x बाई वाई का रेशियो आ जाएगा 3/2। और इस प्रकार रेशियो आने के बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो हमने निकालना है लड़कियों की संख्या प्रतिशत। लड़कियों की संख्या प्रतिशत इस प्रकार के रेशियो आने के बाद कैसे निकालेंगे, लड़कियों की संख्या प्रतिशत निकालेंगे। लड़की वाई टर्म के सामने परसेंटेज रेशियो में क्या लिख रखा है 2 और इसके डिवाइड में कर देंगे इनका सम। रेशियोज का सम कितना हो जाएगा 2/2 प्लस 3 5 और इसके इंटू में कर देंगे 100। तो लड़कियों की संख्या प्रतिशत आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, 40% लड़कियां उस कक्षा में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं हम। 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत 16 है। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें 8 क्रमागत विषम संख्या दे दी, इसको अब मानना पड़ेगा हमें। माना वे विषम संख्या इस प्रकार होंगी। विषम संख्याएं कैसे मानेंगे, क्रमागत विषम संख्याएं हैं यानी जो 2 से डिवाइड होने पर जिनमें कुछ शेष बचता है। तो इस प्रकार की संख्या मानने के लिए अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स माननी होती हैं तो हम शुरुआत कर देते हैं, पहली टर्म मान लेते हैं x-1, इसके बाद अगली मान लेते हैं x+2।
1। इसके बाद x प्लस 3 मान लेते हैं, तो इस साइड में लिख लेते हैं x माइनस 3, यहाँ लिख देंगे x प्लस 5 होगी अगली संख्या, और यहाँ होगी x माइनस 5, और कितनी टर्म बन गई ये 3 और 3 6, और ये हो जाएगी x प्लस 7, और ये हो जाएगी x माइनस 7। संख्या ये होंगी, ठीक है, जो 8 क्रमागत संख्याएं हैं। विषम संख्याएं के लिए हमें डिफरेंस चाहिएगा। ये मानने के हमारे पास क्या फ़ायदा है कि इनको सम करने में आसानी होगी, सीधा सम निकल आएगा इनका, प्लस से माइनस की जो टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो इन नंबर्स का सम निकालेंगे, सम निकालने के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सम सीधा 8x आ जाएगा, ठीक है। अब इसने बताया कि इनका एवरेज जो है 16 है, तो 16 है, तो दूसरी कंडीशन के हिसाब से एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स करके भी हम समय निकाल सकते हैं। 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा 144, 16 8 144 हो जाएगा। इसलिए अब 8x भी सम है और 144 भी सम है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 144 डिवाइडेड बाई 8 कितनी आ जाएगी 16, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो x माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15, इससे आगे 17, इससे आगे 19, इससे आगे 21, और 21 से आगे 23 विषम संख्याएं हैं। यहाँ हो जाएगा 13, ये हो जाएगी 11, और ये हो जाएगी 9। 8 संख्याएं हमें मिल गई हैं, प्राप्त हो चुकी हैं। क्वेश्चन इजी था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इसने, एक व्यक्ति 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो जाता है, ठीक है, क्या दे रखा है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान ए से चलकर बी तक पहुंचता है, और ठीक उसी समय वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट पड़ता है। यानी जाते समय चाल ये थी और आते समय चाल 42 है, ठीक है, ये रह गई है। तो इस दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल निकालने के लिए सबसे पहले तो चाल का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो ध्यान होना चाहिए। इसके लिए हमें कुल दूरी और बाई डिवाइडेड बाई कुल समय चाहिएगा। कुल दूरी के डिवाइड में हमें कुल समय चाहिएगा। कुल दूरी तो मान लेते हैं, मैं एक साइड की दूरी मान लेता हूँ, ए से बी तक जाने के लिए उसने x या फिर d किलोमीटर, x किलोमीटर मान ली दूरी, ठीक है, एक साइड से की दूरी। तो टोटल दूरी तो हमें पता चल जाएगी कि x गया है और x आया है, तो 2x हो जाएगी टोटल दूरी। कुल समय कहाँ से निकालेंगे, पहली यात्रा के दौरान समय या जाते समय जितना टाइम लिया है और आते समय जितना टाइम लिया है, उनको ऐड कर देंगे, कुल समय निकलाएगा। तो ए से बी तक जाने में लगा समय कैसे निकालेंगे, दूरी हमारे पास है x मान रखी है हमने, ठीक है, इसके डिवाइड में हम लिख देंगे 63, दूरी भाग में चाल क्या मिल जाएगा, हमें समय मिल जाएगा। और अब हमें b से a तक वापस लौटते समय वापस आने में कितना समय लग गया है, वो दूरी सेम है, प्लस में डिवाइड में हम 42 कर देंगे। अब कुल समय निकालने के लिए हम इन दोनों को चीज़ों को ऐड कर देते हैं, x बाई 63 प्लस x बाई 42 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 126, इसका एलसीएम होगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 2x प्लस में इसको डिवाइड करेंगे तो 3x, तो कितना आ जाएगा 5x बाई 126। अब क्या करेंगे हम, अब निकाल लेंगे औसत चाल, जो रिक्वायर्ड थिंग जो पूछ रखी है उसके लिए। कुल औसत चाल 2x और डिवाइडेड में इसके आ जाएगा चाल 5x और 126 चला जाएगा ऊपर, ऐसे सोल्व होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 252 और इसके डिवाइड में आ जाएगा 5x से x कैंसिल हो ही जाएगा, तो हमारे पास 50.4 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज चाल आ जाएगी उसकी इस यात्रा के दौरान। तो इसके लिए सीधा फार्मूला भी होता है वैसे, अगर हम सीधे फार्मूले से करना चाहें, लेकिन उसके लिए वही है, व्यक्ति को उसी पाथ से रिटर्न होना पड़ता है जहाँ वो चला गया है, और उसके बीच में कोई समय की रुकावट की गुंजाइश नहीं हो सकती। तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास 2xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स उसकी जाते समय चाल है और वाई उसकी आते समय चाल है, 2 इंटू में
कितना कर देंगे हम 63 और इंटू में 42 और भाग में इसके करेंगे 63 प्लस 42, तो निकल के इतना ही सामने आएगा। ठीक है, 105 यहाँ हो जाएगा, 2 इंटू 63 और इंटू 42, 21 दूनी 42 होता है, 21 105 होता है। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो निकल के आंसर इतना ही आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर याद रख सकते हैं तो। शॉर्ट ट्रिक थी ये इस क्वेश्चन के लिए, ट्रिक से आप जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन कई जो होते हैं दोस्त उनको हो सकता है कि ट्रिक पसंद ना आए, या फिर कई ऐसे भी होंगे जिनको ज़्यादा समय लेना इस क्वेश्चन के लिए ऑकवर्ड सा लगे, इसलिए ट्रिक से करना आसान रहता है। बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन पुट किया गया है कि किसी सप्ताह के दिनों सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, और उसी सप्ताह के दिनों मंगलवार से वीरवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि वीरवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना हो तो वीरवार का तापमान ज्ञात कीजिए। इजी है बिल्कुल ही, कुछ खास करने की ज़रूरत है नहीं। हमारे पास सप्ताह के 3 दिन दे रखे हैं, तो 3 दिन के टेम्परेचर का एवरेज दे रखा है, तो इसके बिहाफ पे हम टोटल या फिर सम निकाल सकते हैं इन 3 दिनों के टेम्परेचर का। और उससे आगे वाले दिन सोमवार को हटाकर उसने मंगलवार से बुधवार व वीरवार तक का औसत टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो उसी मेथड से हम इन 3 दिनों का टोटल या फिर टेम्परेचर निकाल लेंगे। डिनोट कर देता हूँ कि मंडे का टेम्परेचर MON से डिनोट कर दिया मैंने, ट्यूसडे का टेम्परेचर मैंने TUE से डिनोट कर दिया, और वेडनेसडे का टेम्परेचर WED से डिनोट कर दिया मैंने। ठीक है, इनके सम कितना होगा टेम्परेचर का सम 37 के इंटू में लिख दूंगा 3, 111 डिग्री सेंटीग्रेड इनका सम होगा। इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया है, यानी इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आगे इसने दिया है कि ट्यूसडे का टेम्परेचर प्लस वेडनेसडे का टेम्परेचर प्लस थर्सडे का टेम्परेचर कितना होगा, ये होगा भाई 34 के इंटू में कर देंगे हम 3। तो इसको निकालने के लिए कि 102 आ जाएगा, और 102 आने के बाद इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे, समीकरण 2। अब इक्वेशन 2 को 1 में से घटाने पर, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर क्या मिलेगा हमें, तो नीचे वाली जो समीकरण होगी उसमें तो हर एक सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, प्लस ट्यूसडे का टेम्परेचर और माइनस ट्यूसडे का टेम्परेचर कैंसिल, प्लस वेडनेसडे का टेम्परेचर और माइनस वेडनेसडे का टेम्परेचर कैंसिल, मंडे टेम्परेचर माइनस थर्सडे टेम्परेचर किसके इक्वल आ गया है, 111 प्लस का और 102 माइनस का 9 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर आ गया है। इजी है। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन पुट किया कि वीरवार का टेम्परेचर सोमवार के टेम्परेचर का 4/5 मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो हम वीरवार के टेम्परेचर की जगह सोमवार का टेम्परेचर रख देते हैं, मंडे का टेम्परेचर माइनस में थर्सडे का टेम्परेचर, मंडे के टेम्परेचर का इतने गुना है, तो गुना का मतलब गुना करके 4/5 लिख दिया है। ठीक है, 9 के इक्वल होगा, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 1/5। ठीक है, एलसीएम लेके करेंगे अगर सोल्व, ये कोई भी टर्म हो सकती है एक्स टर्म मान के, तो ये इतना निकल के सामने आएगा, मंडे का टेम्परेचर इंटू 1/5 किसके बराबर होगा 9 के, और मंडे का टेम्परेचर किसके बराबर होगा 9 इंटू 5 यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड के। ठीक है, और अब हमने निकालना है थर्सडे का टेम्परेचर। थर्सडे के टेम्परेचर के लिए क्या है 45 का 4/5 टाइम है। ठीक है, तो ये कैंसिल होने के बाद 9 इंटू 4 कितना आ जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। इजी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, इसलिए कराना ज़रूरी था। नेक्स्ट बढ़ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया है कि 10 वर्ष पूर्व किसी 4 सदस्य का परिवार था, उसकी एवरेज जो आयु थी वो 24 वर्ष थी। वर्तमान से 10 साल पहले किसी परिवार में सदस्यों की संख्या 4 थी और इनकी एवरेज जो थी वो 24 वर्ष
एज। अब इन 10 वर्षों के दौरान इस परिवार में 2 बच्चे पैदा हुए, लेकिन आज उसकी औसत आयु वही बनी रही, यानी अब भी 6 सदस्यों का परिवार है लेकिन एवरेज कितनी है, 24 ही है। यदि दोनों बच्चों की आयु का अंतर 2 वर्ष है, यानी एक बच्चा दूसरे से 2 वर्ष पहले पैदा हुआ है, तो एक बच्चे की आयु दूसरे बच्चे की आयु से 2 वर्ष ज़्यादा होगी। तो हम छोटे बच्चे की आयु मान के चलते हैं, आयु मान लेते हैं कि x वर्ष है, इसलिए ठीक है, बड़े बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे बच्चे की आयु या बड़े बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 वर्ष। ठीक है, x वर्ष छोटे बच्चे की और बड़े बच्चे की। 10 वर्ष पूर्व की स्थिति में चल पड़ते हैं हम। परिवार की कुल आयु या फिर इनका जितनी भी एजेस थी उनका सम, ठीक है, कैसे निकालेंगे, एवरेज इनटू नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए फैमिली या फैमिली मेंबर्स, कितना आ जाएगा, 96 ईयर्स। वर्तमान में आते हैं हम 10 वर्ष के बाद। ठीक है, परिवार की कुल आयु कैसे निकालेंगे, 2 मेथड हमारे पास, एक तो 96 से निकाल सकते हैं हम। 96 जो 10 वर्ष पूर्व एज थी उसमें 96 टोटल आ रहा था उस परिवार का। अब 10 वर्ष बाद हर एक की एज में 10-10 साल बढ़ गए हैं, तो 4 बंदे थे उस टाइम पे, 4 पर्सन थे, 4 पर्सन थे उस टाइम पे, फैमिली में 4 मेंबर थे, तो हर एक की एज में 10-10 साल की बढ़ोतरी हो गई है, तो 40 साल उनकी एज इस में जुड़ जाएगी, क्योंकि 96 था, अब 40 ये जुड़ गया, और 2 बच्चे और पैदा हो गए हैं, एक की एज आज के टाइम में है x और दूसरे की है x+2। ठीक है, ये टोटल आज की उनके परिवार की एजेस का सम आ जाएगा, एजेस का योग आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एवरेज दे रखी है उसने। ठीक है, 6 सदस्यों का परिवार हो गया है अब। परिवार की कुल आयु, परंतु परिवार की कुल आयु या एजेस का सम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स, फैमिली पर्सन्स, और इनटू में कर देंगे हम एवरेज। एवरेज अभी भी कितनी है, 24। 6 इसलिए लिखा है क्योंकि अब 2 बच्चे और ऐड हो गए हैं इन 10 सालों के दौरान, तो 6 सदस्यों का परिवार हो गया है, और 24 उनकी एवरेज दे रखी है। 144 वर्ष ईयर्स परिवार की टोटल एज आ गई है। तो परिवार की टोटल एज हमने 2 तरीकों से निकाल ली है, दोनों तरीकों को कंपेयर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ऊपर से 136, 96 प्लस 40 मैंने ऐड कर दिया है, और प्लस में x प्लस x 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 144। ठीक है, 2x इस साइड रख लिया, ये कितना हो जाएगा, 138 प्लस है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 138, तो 2x 144 में से 138 माइनस होने पर x 2x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 6/2 कितना आ जाएगा, 3 के बाद हमने बड़े बच्चे की आयु निकालनी है। बड़े बच्चे की आज के टाइम में आयु कितनी है, एज कितनी है, 3 + 2 x+2 मानना था, तो x+2 ईयर्स। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले। तो आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। 8 जो परिणाम है उनका औसत दिया है 20, इनमें से पहले 2 का औसत 15.5 है और अगले 3 का औसत 21 एंड 21 एंड 1/3, यानी 21 से ये 1/3 है। छठा परिणाम के बारे में बताया कि 7वें से यह 4 कम है, और छठा परिणाम 8वें परिणाम से 7 कम है। ये चीज़ें ओवरऑल दी गई हैं। तो 8वां परिणाम हमें निकालना है। सीधा साधा जो फॉर्मूला है हमारे पास कि सम के बिना तो काम चलेगा नहीं। 8 जो है दे रखी हैं परिणाम, उनका एवरेज 20 है, तो 8
परिणामों का सम निकाल लेंगे हम। 20 × 8 हो जाएगा 160। ठीक है, अब 2 का औसत दे रखा है। पहले जो 2 परिणाम है इनमें से ही हैं वे। 2 परिणामों का योग कैसे निकालेंगे? एवरेज 15.5 और इसके इंटू में लिख देंगे 2, कितना हो जाएगा 31। अगले 3 का एवरेज दे रखा है 21 एंड 1/3। तो 3 परिणाम जो अगले हैं का योग कितना दे रखा है इसने? 64/3 हो जाएगा ये। और एवरेज इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो ये निकल के आ गया 64 है इनका। 3 परिणामों का योग कितना है? 64 है। अब छठा परिणाम के बारे में इसने दे रखा है कि ये 7वें से 4 कम है और 8वें से 7 कम है। तो छठे परिणाम को मान लेते हैं। माना छठा परिणाम जो है उसकी वैल्यू x है। x कोई संख्या है, छठा परिणाम, वो 7वें से 4 कम है। तो 7वां परिणाम इससे 4 ज़्यादा है। ये चीज़ अंडरस्टूड है। तब 7वां परिणाम क्या होगा हमारे पास? x + 4। ठीक है, और 8वां परिणाम अगर इसी तरह चलते हैं, 8वां परिणाम से छठा परिणाम 7 छोटा है, यानी 8वां परिणाम छठे परिणाम से 7 ज़्यादा है। तो x + 7 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 8 परिणामों का योग एवरेज के फॉर्मूले से ही आएगा। और वैसे अलग अलग करके दे रखा है इसने 2 + 3, छठा, 7वां और 8वां जो हमने मान के किया है। इन सभी के सम को जोड़ देंगे तो भी 8 परिणामों का योग आएगा। दोनों परिणामों के योग को इक्वल रख सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 64 + 31 + 64 प्लस x 6 जो टर्म है प्लस x + 4 7वीं टर्म और 8वीं टर्म x + 7। इन सब का सम कितना आना चाहिए? 160। तो हम आगे ऐड करते जाते हैं। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास 95 + x + 2x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 11 160 के इक्वल आ जाएगा ये 2x। इस साइड में ये 95 और 11 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 106 बनेगा ये। ठीक है, उस साइड में जाके ओ सॉरी 3x होगा ये। ठीक है, 2x नहीं होगा क्योंकि 3 टर्म है, ये x और ये x। ठीक है, 3x हो जाएगा ये। 3x + 95 + 11 160 के इक्वल होगा। 3x = 160 - 106। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 54 और ये 3 साइड में आके डिवाइड में 18 आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। तो 6 जो टर्म है वो है 18। 7 टर्म कितनी है? 18 + 4 कितनी है? 22। और 8th टर्म कितनी है? x + 7 यानी 18 + 7 कितनी है? 25। तो एवरेज का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, आपको अच्छी तरह से ध्यान रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आगे की वीडियो देखने के लिए स्टडी सर्कल के साथ जुड़े रहना है और आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।